बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। अदलिया का इम्तिहान, असेंबली में वापसी का इम्कान मुस्तरद, धरने पर खदशा क्या था, पाकिस्तान को किससे खतरा, और अदालत का हुक्म क्या। इमरान खान ने कहा इनकी हुकूमत हटाने की साजिश में इलेक्शन कमीशन भी शामिल था। बोले अदलिया के लिए इम्तिहान है कि जमहूरियत में मुझे एहतजाज का हक है या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट और सब के लिए इस वक्त एक इम्तिहान है। एक कातिल बयानात दे रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो कातिल किस कानून के तहत पकड़ धकड़ करेगा और मारेगा। वो कातिल धमकियां दे रहा है तो किधर गया कानून और आइन। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हमारी हिफाजत करे। कौम सबको देख रही है, मीडिया हाउसेस और एंकर्स को भी देख रही है। कौम अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी देख रही है। राना सनाउल्लाह पंजाबी फिल्मों वाली बड़के मार रहा है। राना सनाउल्लाह कौम को डराने और खौफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। 25 मई की रात को शेलिंग करके उसने कौम को खौफजदा किया। कौमी असेंबली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। बोल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वापस जाने का मतलब है कि हमने मुल्क के खिलाफ साजिश कबूल कर ली। बोले मार्च तो होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा 126 दिन का धरना दिया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को रास्ते खोलने का हुक्म दिया था लेकिन हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमें तसल्ली हो गई थी कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा ये लोग 30 साल से आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। 24 मई को माफिया तर्ज का ऑपरेशन शुरू हुआ। इमरान खान ने कहा जो कुछ इस नाम नेहाद जमहूरियत में हो रहा है मुशर्रफ की आमरीत में भी नहीं हुआ। बोले शहबाज शरीफ और राना सना ने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल कराया। कैमरों के सामने लोगों पर गोलियां चलाई गईं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन अफसोस के इन कातिलों को सजा नहीं हो सकी। असेंबलियों में अगर वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। देखिए असेंबलियों में तो वापस जाने, नेशनल असेंबली में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं इसका मतलब ये जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत भेजा है, वो जो मरासला जो साइफर भेजा है उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इतना एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। वाज़ेह तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और चेंज करो नहीं तो ये कर। सुबह निकले 25 को तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। उन्होंने कहा कि अब रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का। तो हम रिलैक्स कर गए। हमने समझा कि अब आराम से निकल जाएंगे लेकिन हमारा मुकाबला मुझे तभी सोचना चाहिए माफियाज के साथ है। मेजर के ये घर चले गए और उसकी बेटी, छोटी माँ और बेटी 10 साल की। मैं अब सोच रहा था कि कौन सा मुल्क, जब मुशर्रफ ने क्रैक डाउन किया था, जब वो अदलिया की आजादी के चल रही थी, मुझे वो वहाँ कुछ भी नहीं था इस तरह। यानी डिक्टेटरशिप में कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई जो इन्होंने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये बच जाते हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है, वो अभी इनका FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्कर नैन ने अभी बताया। जी सब बताया सारा। उसने कहा वो केस ही नहीं लगता था। हम भी 1 साल पहले इसको सजा हो जानी चाहिए। वो केस ही नहीं लगता था, उसको डिले कर दिया जाए। कभी उसकी कमर की दर्द पे महीने की डिले। इनकी एक नीचे तक जड़ें पहुंची हुई माफिया है। तो इन्होंने ये कोशिश फिर की कि हमें भी वही खौफजदा करने के लिए, खास तौर पे देखिए आदमी कहता है चले ठीक है मुझे तो जेल में डाल दो या जो भी करना है, लेकिन औरतें और मेरे बच्चे और बूढ़े उनके ऊपर तो यानी उनसे तो लोग नहीं समझते ना तवक्को है। तो मुझे ये सारे जो मुलव्वस थे इसमें। मार्च के बाद इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया, वापस क्यों आए? इमरान खान ने बोल को इंटरव्यू में ये भी बता दिया। कहा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मौजूद थी, चंद दीगर लोगों की भी सिक्योरिटी थी। अगर एक भी गोली चल जाती तो बहुत खून खराबा होता। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सना तो वैसे ही माफिया हैं, लोगों को कत्ल कराते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को शहबाज शरीफ ने पुलिस इतना गुस्सा था लोगों को जो इन्होंने शेलिंग की हुई थी। एक तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था और वहाँ डायरेक्ट खड़ी हुई थी पुलिस और फौज खड़ी हुई थी आगे। दूसरा इन्होंने
और अगले दिन और उसी दिन शाम को जब अगर हम बैठ जाते तो मुझे तो ये राना सनाउल्लाह पता है जिसने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोग कत्ल करवा दिए, और ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं। और वहाँ गुल्लू भट्ट थे जो इन्होंने कपड़े पुलिस के कपड़ों के दूसरे आम कपड़े पहन के वो सामने गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, वो कर रहे थे। तो मुझे पता था कि अगले दिन इन्होंने वही करना है। और हमारे साथ दो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके अपने गार्ड्स थे, उनके गार्ड्स भी थे, मुसल्ला थे। हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर था आज़ाद कश्मीर का, उनके गार्ड्स थे, मुसल्ला थे, लोग मुसल्ला थे। तो उस वक्त एक दफ़ा गोली चल जाती तो सारा कुछ ही बदल जाना था। पहले इलेक्शन की तारीख ने फिर बात करने को तैयार हैं। इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान ने हुकूमत पर वाजे कर दिया। बोल को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि कौन मुल्क चलाएगा। अमेरिका के बिठाए हुए मुजरिम पाकिस्तान का फैसला नहीं करेंगे। 9 अप्रैल की रात पर बात करते हुए बोले, वो रात तारीखी और स्याह थी, तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। जो इदारे मुल्क की बुनियाद हैं उन्होंने ही मुल्क को कमज़ोर किया। स्पीकर के हाथ बांध दिए गए। मैं वज़ीर आज़म था, लेकिन मेरी हिदायत के बगैर मालूम हुआ कि बाहर 2 गाड़ियाँ आ गई थी। रात के वक्त 2 अदालतें भी खुल गई थी। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर 30-32 साल से 2 खानदान हुकूमत करते रहे। इन दोनों खानदानों के मुफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अफसोस के इन चोरों को दोबारा इक़्तिदार दे दिया गया। अगर हमारी जगह कोई काबिल और सही शख्स लाकर बिठा देते तो कोई मसला नहीं था। बोल को इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से खतरा है। एक मजबूत और ताकतवर फौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के हालात आपके सामने हैं। अल्लाह की एक नेमत यह है कि हमारी एक मजबूत फौज है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज मजबूत और हुकूमत मजबूत ना हो तो बैलेंस नहीं होता। हुकूमत तब मजबूत होगी जब अथॉरिटी और जिम्मेदारी अपनी जगह हो। पाकिस्तान की सलामती को क्या खतरात लाहक हैं, इमरान खान ने सब बता दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज़ से इंटरव्यू में इमरान खान ने वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों की तरतीब बता दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होगा तो यूक्रेन की तरह एटमी प्रोग्राम रूल बैक करने का मुतालबा किया जाएगा। इसराइल, अमरीका और भारत की थिंक टैंक्स ने मंसूबे बना रखे हैं पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने के। अब फिर एक पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके ख़िलाफ़ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है? देखिए असल इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है। दुनिया में 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जा रहा है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी? जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इसी खुसूसी गुफ्तगू पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, ये पाकिस्तान टूटने की जो बातें हो रही हैं, ये असल में इमरान खान ने कहा क्या है, क्या पेशगोई की है?
देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सूरत हाल का एनालिसिस करते हुए ये कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करती, और उनकी जो बात थी वो ये थी कि एक मजबूत फौज जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक मजबूत हुकूमत भी जरूरी है, कि हुकूमत वो जिसके पास अथॉरिटी हो, क्योंकि अगर अथॉरिटी ना हो हुकूमत के पास, वो सही फैसले नहीं ले सकती। और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जिस तरीके से नीचे जा रही है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है बुनियादी तौर पर इस हुकूमत की भी है, ये जिसके पास कोई अक्सरियत नहीं है, जिसके पास कोई सही फैसला करने की सलाहियत नहीं है, जिसके ऊपर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस, जिन्होंने पाकिस्तान से दौलत ली और बाहर जाके बेच दी, तो उस दौलत को इकट्ठा कर लिया बाहर। अगर ये लोग हुक्मरान रहेंगे तो जिस तरह इकोनॉमी खराब हो रही है, ये मजीद इस तरह डॉलर जो है उसकी प्राइस बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, और पाकिस्तान के अंदर जो एक महंगाई का तूफान आने वाला है, जो हमारी इकोनॉमी है वो खराब होगी, तो उसका सबसे पहला पाकिस्तान की फौज पर पड़ेगा, हमारा इदारा हिट होगा, जो हमें मजबूत चाहिए, क्योंकि मजबूत फौज पाकिस्तान की जमानती की सलामती की जमानत दे सकती है। फिर उन्होंने ये बात कही कि जब ये सूरत हाल होगी और हम बाहर जाएंगे, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास मदद के लिए जाएंगे, तो वो यूक्रेन की तरह हमें ब्लैकमेल करेंगे, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो काबू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात सैरिश बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद जो शमशाद साहब हैं, जो हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनसे जब मैंने एक इंटरव्यू किया अब से चंद माह कबल, तो उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब जबकि वजीर आला थे पंजाब के, उनके पास कोई वफाक का इख्तियार नहीं था उस वक्त, वो अमेरिका के साथ ये वादा कर रहे थे 1998 में कि पाकिस्तान सीज कर देगा, यानी अपने, और वो गए वहां पर ये थे कि हमें फौज से बचाया जाए, कत्ल के मामले पर ये हमारी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो इमरान खान साहब ने ये जो इशारा किया, ये जो उन्होंने बात कही कि ये जो हमारे करप्ट हुक्मरान हैं, जिनके जो ब्लैकमेल होने के लिए, जिनको ब्लैकमेल करना आसान है उनकी करप्शन की वजह से, वो इस वक्त ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगर प्रेशर पड़ा तो ये उस प्रोग्राम को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान के लोगों को मौका दिया जाए कि कौन उन पर हुकूमत करेगा। इमरान, ये मैं अभी चैनल्स पर देख रहा था, ट्रांसमिशन हो रही हैं, और वहां पर स्पॉन्सर जो लोग बैठे हुए एक चीज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट, वो उसमें बीच में से सारी चीज निकाल के तो ये कह रहे हैं जैसे इमरान खान कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे अगर मुझे हुकूमत नहीं मिली, तो पाकिस्तान की फौज बर्बाद हो जाएगी अगर मुझे हुकूमत नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं कहा इमरान खान ने। अगर आपने ये जब भी बात आपने सारी सुनवाई है, उसमें पूरी आपने जो उसका कॉन्टेक्स्ट भी है वो भी आया, तो उसमें इमरान खान तो अपनी कौम को इन खतरात से आगाह कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अवाम को ये मौका नहीं दिया गया, अगर इंतखाबात के जरिए ऐसी हुकूमत नहीं लाई गई जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हो, तो दुश्मन को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का मौका मिलेगा। और इस तरीके से ये टारगेट हो सकते हैं, इस तरीके से पाकिस्तान हिट हो सकता है। लेकिन मैं ये अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, इसमें सारे चैनल्स और उनके ऊपर जो हमें भी ये खबर फीड की गई कि विदाउट एट्रीब्यूशन ये चला दें, और मैं कह रहा हूं कि इमरान खान बिल्कुल फिटली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर वो उसने अपना काम छोड़ के सियासत करनी है और पीछे से हुकूमतों को कंट्रोल करना है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं बनेगी पाकिस्तान में, तो उसका नुकसान ये होगा, पाकिस्तान के अंदर ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना पाकिस्तान के दुश्मनों का हम सही तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। तो ये जो वो बात कर रहे थे, ये बात वो पाकिस्तानियों को आगाह कर रहे थे, और कोई उन्होंने इस तरह की बात नहीं की कि अगर उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा। उन्होंने गुफ्तगू में भी कि मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, और मैं तो वज़ारत उज़्मा भी मैं वो ले चुका हूँ, और अवाम इलेक्शन के जरिए लोगों अपने नुमाइंदों का फैसला करें।
और जिसको वो वोट दे वो हुकूमत में आ जाए। और इससे पहले इमरान खान कह चुके हैं कि अगर ये इत्तेहाद जो है, ये जो जरदारी और नवाज शरीफ अगर ये जीतते हैं तो अगर अवाम इन्हें पसंद करते हैं तो इमरान खान का ये कहना था कि मुझे तो कोई इतराज नहीं है इस पर, जो लोग चाहते हैं वही हुक्मरानी करे। जी सैरिश सही। तो समी साहब, उन्होंने जो बेनिफिशरीज हैं जहां से डिक्टेशन इन्हें मिल रही है उन ममालिक के नाम भी लिए हैं, अगर वो भी आप बताएं उन्होंने क्या बात की है इस हवाले से। मैं आपकी सवाल रिपीट कर दीजिएगा, मुझे ये बताइएगा समी साहब कि उन्होंने नाम भी लिए हैं कि डिक्टेशन कहां से मिल रही है, कौन से वो ममालिक हैं जो इस तरह का मंसूबा बना के बैठे हैं। देखिए ये वो तो सीधा ये तो अमेरिकी साजिश है ना, जिस एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई और उसमें उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने वो लिख दिया है, उस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो साइफर है ये इसके अंदर किस किस के नाम है, कौन कौन ये इस साजिश में, और उन लोगों का, उन मुहर्रिकात का, हर चीज का पता लगाना चाहिए। और इसमें उन्होंने बड़ी बड़ी वजाहत से इस बात का जिक्र किया कि ये जो लोग हैं इनकी हमदर्दियां, इनकी जो लॉयल्टीज हैं ये बाहर से वाबस्ता है और ये पाकिस्तान के अंदर बैरूनी दुनिया के जो मफादात हैं उसको सामने रखेंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने मुफ्ता इस्माइल के इंटरव्यू का भी हवाला दिया कि बैकी एंडरसन को वो बात करते हुए वो कह रहे थे कि अगर हमें अमेरिका ने इजाजत दी तो हम रूस से तेल ले लेंगे या वो गंदम ले लेंगे। तो उनका यही कहना था कि ये बिल्कुल इस जो मौजूदा हुकूमत है इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं और ये ब्लैकमेल। सही। अभी जैसा कि हम ये चाहेंगे कि वो जरदारी को या फिर शरीफ खानदान के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको कामयाब करवाना चाहें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हक इसका अवाम को दिया जाए। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ईवीएम को भी खत्म कर दिया गया है, नैब कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं, इलेक्शन उसी ठप्पे के जरिए होगा, तो फिर क्या जो भी नताइज होंगे उनको तस्लीम करेगी पीटीआई? बिल्कुल, ये मैंने सवाल किया इमरान खान साहब से कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो इलेक्शन कमीशन में उनके अपने लोग हैं, वोटर्स लिस्ट को तब्दील किया जा रहा है, हल्का बंदियां तब्दील हो रही हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जो मेरे पास ऑप्शंस हैं मैं वो इस्तेमाल करूंगा। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं जो एहतजाज की तारीख भी उस वक्त दूंगा जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऑर्डर ले लेंगे कि पुरअमन जो एहतजाज है उसकी इजाजत होनी चाहिए। इमरान खान उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज था। जब मैं 25 तारीख को वहां पर पहुंचा और मैं सुबह के वक्त मैंने वो जो एहतजाज खत्म कर दिया, क्योंकि अगर मैं वहां पर रुकता तो उससे बड़ी कत्ल गारत होने का खदशा था और उससे पाकिस्तान में डिवाइड होती, पाकिस्तान में टूट फूट होती। ये हमारा अपना मुल्क है। तो मैंने इसीलिए उस वक्त वो सुलह, उन्होंने सुलह हुदैबिया का हवाला दिया, ये जो मेरा सवाल था उनसे कि जनाब, और फिर सियासत उन्होंने ये कहा कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। अब वो अपनी हुकूमत की वापसी को मैं देख रहा था ये चैनल पर बिल्कुल बाबलों की तरह जो लोगों के मुंह से झागे निकल रही थी, कोई उनके पास आर्गुमेंट नहीं था और वो जिस तरीके से वो जो भी तोड़ मरोड़ कर उनके उस बयान को पेश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल समी साहब आप साथ रहिएगा। इमरान खान की जानिब से बातचीत करते हुए कहा गया है कि अवाम को पूरा हक मिलना चाहिए कि वो जिसको चाहें अपने लिए मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि सारी सूरत हाल में वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और ये बाकायदा एक मंसूबा बनाया गया है और ये बाहर बैठी जो बैरूनी ताकतें हैं उनका मंसूबा है, क्योंकि वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है, एटमी ताकत है। वो चाहते हैं कि इसको रूल बैक किया जाए, जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ वैसे पाकिस्तान के साथ किया जाए। अच्छा, और ये जो बातें इमरान खान की जानिब से की, इन बातों को दूसरे जो चैनल्स हैं जहां पर जर्द सहाफत की जा रही है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैं चाहूंगी समी साहब इस पर ये बताएगा कि बात उन्होंने कही क्या और उसको बयान दूसरे चैनल्स पे किस तरह किया जा रहा है, ये जर्द सहाफत क्यों की जा रही है?
देखिए, ये जो इमरान खान ने आज भी इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये जो एंकर्स हैं, ये जो चैनल्स हैं, आप इनकी पॉपुलैरिटी देख लें, इनकी रेटिंग्स देख लें, और ये इस वक्त जितनी, ये तो जर्द सहाफत यानी झूठी सहाफत जो है, एक प्रोपेगेंडा है, बुनियादी तौर पर ये सहाफत नहीं है, और इसका मकसद ये है इमरान खान के इमेज को डिस्टॉर्ट किया जाए, क्योंकि ये इमरान खान से बहुत खौफजदा हो गए हैं। इमरान खान का भूत जो है ना, इक़्तिदार के ऐवानों में भी इनके पीछे है। और अभी मैं देख रहा था, इतने बड़े नाम है, झाग निकल रही थी, इंतहाई घटिया फिक्रात वो इस्तेमाल कर रहे थे, और अपने अंदर वो जो उनका खूबसूरत बातन था, उनके अंदर का जो जहर था, उनके अंदर की जो कमीनगी थी, उनके अंदर की जो बेगैरती थी, वो अल्फाज में बाहर निकल रही थी। और एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि ये खदशात होंगे, दुश्मन इस तरह से वार करेगा और हमें इन चीजों से बचना है, और इनकी वजूहात क्या है, उसको तोड़ मरोड़ के ये लोग इतनी बेहयाई से इमरान को बुरा भला कह रहे थे कि मुझे वो इन्हीं का जो लीडर है ख्वाजा आसिफ, वो याद आ रहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अभी देखिए क्या करें, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए हैं शहबाज शरीफ ने वहां पर तुर्की जाते हुए। यानी आपने कभी ये देखा कि हमारा अपना मीडिया जो है वो करोड़ों रुपए के इश्तिहार छाप रहा है कि जी वजीर आजम साहब तुर्की जा रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं तो कीमत अदा करनी है ना, उसके लिए फेंकी गई है। अब उस हड्डी को तो चूसना है, उसकी खिदमत तो पूरी करनी है, उसके पैसे तो देने हैं। तो ये सारे के सारे अभी इस वक्त वही जो तुर्की के इश्तिहार थे करोड़ रुपए के, वो जो उसका हक के नमक अदा कर रहे थे, और एक ऐसी चीज जो कहीं नहीं गई वो इमरान साहब के मुंह में डालकर उनको डिस्टॉर्ट करने की। और मैं आपको ये बड़ा खुल के बता रहा हूँ कि ये इन चैनल्स का भी इतना कसूर नहीं है। हमें सब पता है कि ये कहां से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, कौन ये चीजें भेज रहा था रिपोर्टर्स को, खास तौर पर डिफेंस रिपोर्टर्स को, कि विदाउट एट्रीब्यूशन जरा ये ट्रांसमिशन चीजें चला दें। तो ये बात बिल्कुल खुल चुकी है इस वक्त, और यही इमरान खान ने कहा कि हमें एक मजबूत फौज चाहिए, लेकिन उसके साथ एक मजबूत हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा हो, और अवाम को वोटों का हक मिलना चाहिए, और यही उनकी स्ट्रगल है। लेकिन उसमें भी वो कोई गैर कानूनी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा, लेकिन समी साहब यहाँ पर आपने मेरा ख्याल है उनसे ये सवाल भी किया था कि आप ऑपोजिशन में बैठने को क्या तैयार हैं, कि आप कौमी असेंबली में जाने का सोचते हैं, तो कानूनी तरीके से अगर करना चाहते हैं तो बाहर बैठकर किस तरह हो सकता है? हमने देखा है माजी में हुकूमतों में मैनिपुलेट किया जाता है, रिगिंग की जाती है, अपने इख्तियारात को हुकूमत में रहते हुए इस्तेमाल किया जाता है, नताइज ही बदल दिए जाते हैं। तो कैसे होगा ये सब? नहीं, वो इन चीजों को तस्लीम करने के लिए, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ये है कि जो स्ट्रगल है वो सिस्टम के अंदर रहकर हो सकती है, आप सिस्टम से बाहर जाकर नहीं कर सकते। ये जो उन्होंने असेंबलियों में वापसी से इनकार किया ना, वो अभी जो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो उस चीज से इनकार कर रहे थे। हम वो इस्तीफे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए मैं इन असेंबलियों में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जो नई असेंबली होगी उसमें वो अगर इलेक्शन हारते भी हैं तो वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि आप फेयर और ट्रांसपेरेंट और एक शफाफ फील्ड फराहम कर दें, और उसके बाद जो उसके नताइज हैं वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ये मौजूदा जो टोला है हुक्मरानों का, ये जो उन्होंने नाम लिया मौलाना फजलुर रहमान का, आसिफ जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, मैं पहले नसीम दारा को 11 साल पहले इंटरव्यू में मैं कह चुका हूं कि मैं अगर आऊंगा इक़्तिदार में तो ये इकट्ठे होंगे, और ये जो 30 साल से ये जो 2-3 खानदान है इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और इन बेसिकली ये इंपोर्टेड है, इनको बैरूनी आकाओं की मदद से बिठाया गया। पाकिस्तान के लोग इनको चाहते हैं तो इलेक्शन हो, वोट में अगर ये जीते तो ये बन जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर ये किसी की साजिश के जरिए अगर आए हैं, बैरूनी साजिश के जरिए, तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म है, पाकिस्तान के साथ जुल्म है, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। ये ब्लैकमेल होंगे अफराद का उन्होंने जिक्र किया, जिसको अभी डिस्टॉर्ट करके ये चैनल जो हैं ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जर्द सहाफत की जा रही है और इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, बल्कि उनकी जानिब से कहा गया है कि जो पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई हदों को छू रही है, स्टॉक
स्टॉक मार्केट गिर रही है, ये सब कुछ जिस तरीके से हो रहा है ये बैरूनी आकाओं के कहने पर किया जा रहा है। और ये वो ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ यूक्रेन जैसा सलूक किया जाए और एक वाहिद पाकिस्तानी मुस्लिम मुल्क ये एटॉमिक पावर मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि इसको रूल बैक कर दिया जाए। इमरान खान की जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया कि अगर ये डिक्टेशन लेना बंद ना की गई तो ये हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को उनके मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए, जिसको वो मुंतखब करेंगे हम उसको खुले दिल से तस्लीम करने को तैयार हैं, भले वो जरदारी हो, भले वो शरीफ खानदान हो, लेकिन अवाम को ये मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया था, आइए आपको सुनवाते हैं। अब फिर एक पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके ख़िलाफ़ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है। दुनिया में 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फ़ौज। जब फ़ौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ ने दिसंबर 1998 में इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में समी इब्राहिम के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर TBT पर दस्तखत के लिए दबाव था। नवाज शरीफ के हमरा ओवल जा रहे थे और शहबाज शरीफ भी साथ थे। अमरीकियों से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने CTBT पर दस्तखत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी। मेरी मुदाखलत पर यह फैसला तब्दील किया गया। तो मैं इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऐसी शहबाज शरीफ साथ ज़रूर गए थे, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम अगर दिसंबर 1998 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त शहबाज शरीफ का एक रोल एक तरह से आया जो मैं समझता हूँ एक मनफी रोल था कि जब उस वक्त हम पर सारा प्रेशर आ गया था कि हम CTBT कमिट करके आए वहाँ कि जी अच्छा आपने कर लिए, अब आम नो मोर, अब आप ये हमें कमिटमेंट दे दें कि आप CTBT साइन करेंगे। तो इस पर सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये हमने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया था कि हम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ, ये आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, जहाज़ में ही मसला पैदा हो गया था। जब हम जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ आगे वाले केबिन में बैठे, बातें शाते कंसल्टेशन, इतने में शहबाज शरीफ आते हैं मेरी तरफ से, सेक्रेटरी साहब गल सुनना, तो मुझे कहते हैं कि वहाँ पे कितनी कुर्सियाँ होंगी ओवल ऑफिस में? मैं कहा जी उनकी 4 होंगी, उनकी 4 एक नोट एक 5-5 कुर्सियाँ होंगी, बाकी कोई नहीं। कहते नहीं साढ़े ते बंदे इन्ने बनते हैं। वो 3-4 मिनिस्टर, सागडार भी आ गया, आप भी बिच पैदा, तेरा की तल्लक देना, सो आप भी उसमें, सागडार भी उसमें, और पता नहीं क्या 3-4 बंदे डाल के कुर्सी हमारी तरफ से 9 बन जाती थी। तो मैंने कहा जी कि ये, कहते हैं एम्बेसडर काट दो। मैं कहा जी एम्बेसडर रहेगा, मैं निकल जाऊँगा, मैं ये जहाज़ में गुफ्तगू हो रही है। तो खैर ये झगड़ा इस पर ही बैठ गया। तो मैंने आते ही रियाज को कहा कि यार कोई कुर्सियाँ रखवा, तेरी नौकरी का सवाल है। सो उसने कुर्सियाँ रखवा ली। अब मज़े की बात यह है
कि उनके वही 5 आदमी बैठे और हम 9 आदमी बैठे, कालियाँ शरवानियाँ, चिट्टियाँ शलवारां, पेंगुइन्स बन के जिस तरह बैठ जाते हैं, और उसके साथ और मैडम ऑलराइट बैठी जो उसको प्रॉम्प्ट कर रही थी, और मैं हमेशा नवाज शरीफ को प्रॉम्प्ट करता था, उसके छोटे छोटे कार्ड बना के उसको दिया करता था। मेरा नंबर 7वें 8वें नंबर पर सी। हुण मैनू गल भी ना सुनाई देवे जो ये कह रहा है या जो क्लिंटन कह रहा है। सो कई चीज़ें मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, तो गुनगुन करते सन। नतीजा ये हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई, उसके बाद मेरा लंच था स्टोक टैलबर्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट में किया हुआ। मैं गया तो वो मुझे जफ्फी मार के मिला। मैंने बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिकन तो जफ्फी नहीं पाते होते आमतौर पर। कहता है वेल वेल वी आर वेरी हैप्पी। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहता है सो फाइनली यू हैव कमिटेड। मैं कहा व्हाट? कहता है योर प्राइम मिनिस्टर इज एक्सेप्टेड टू साइन CTBT। तो दे गॉट द इम्प्रेशन फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन कि वो मान गया है। जो तो खामोशी जो होता है वो नीम रजा वाली बात, उसने जो सवाल जब किया उसने जवाब नहीं दिया, कहता है गल मान गई। तो मैं कहा नहीं ये तो आदमी है तो, और लॉजिस्टिक्स का, मैं उसको कहा, मैंने कहा ये लॉजिस्टिक्स का मसला था, वहाँ तुम लोग सब उसके पास बैठे थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैं और रियाज होकर बहुत दूर बैठे थे, तो वहाँ वो बंदे नहीं थे जो तुम्हारे बंदे थे, तो ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। कहते नहीं बट शहबाज शरीफ उसने कह दिया बिल्कुल ठीक है। मैं कहा हु इज़ शहबाज शरीफ? कहते ही इज़ हिज ब्रदर। मैंने कहा सो व्हाट, ही हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। कहता है कि ही इज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब। मैं कहा पंजाब हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। मैं कहा साथ मेरे इकबाल था नोट, मैंने कहा इकबाल टेक दीज नोट्स दैट आई हैव रिजेक्टेड इनका ये जो कंटेंशन है कि बिल्कुल नहीं, प्रपोजल तो हाँ कि वो नहीं है, हमने कोई कमिटमेंट नहीं की बस। तो ये इस तरह मैंने उस वक्त जान छुड़ाई पाकिस्तान की, वरना उन्होंने उसको लेके फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो बुलडोज करने चले थे। तो ये अनरिलेटेड बंदों को जब आप लेके जाते हैं वो यही होता है। इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर भी बरस पड़े। कहा जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपए की कदर कम होती जा रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है और मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। कहा अगर ठीक फैसले ना हुए तो इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, उसे $1.5 से $2 अरब का फायदा हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने कहा अमेरिका रूस से तेल खरीदने की इजाज़त नहीं देगा। हम्माद अजहर ने रूस से तेल मुआहदे की बातचीत कर ली थी। हमारे मुल्क की मफाद में था कि हम रूस से सस्ता तेल खरीदें। मौजूदा हुकूमत अमेरिका की हर तरह से गुलामी करेगी। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। इस बात अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। टीवी प्रोग्राम देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल आया हुआ था CNN पे बेकी एंडरसन के साथ, तो वहाँ कहता है हिंदुस्तान, उसने कहा तेल खरीद रहा है, उसने मेरा बताया कि इमरान खान कह रहा है हिंदुस्तान तेल खरीदा रूस से, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदा? हिंदुस्तान को कोई $1.5 से $2 अरब का फायदा हुआ है 2 महीने में। हमारे पास जो डॉलर्स नहीं है, हम महंगा तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने तो उससे बातचीत कर ली थी। हम्माद अजहर ने लेटर भी दिखा दिया कि जो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। असल में उसने कहा जी जो हमारे माई बाप है अमेरिका, जिसके हम गुलाम हैं, वो इजाजत नहीं देगा, यानी वो उनसे परमिशन मांग। ये जो अब सेटअप है, ये सेटअप जिस तरफ अब हमें लेके जा रहा है, ये क्या करेंगे? ये अमेरिका की हर किस्म की गुलामी करेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये एक नेक्सस है जो कि नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा इनको खुश करते थे। ये जो इनका प्लान है ना, इजराइल इसके बीच में, हिंदुस्तान इजराइल का नेक्सस है। इजराइल और जो इंडियन लॉबी है, जो APEC है, इजराइल लॉबी और इंडियन, वो इकट्ठा काम करती है अमेरिका में, इसलिए वो उनको खुश करता है। बिजनेस इंटरेस्ट भी नवाज शरीफ के वहाँ है। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दे कौन हुकूमत करेगा। अमेरिका की बनाए हुए इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम वो ऊपर बैठ के 60% बेल के ऊपर जो मुजरिम है वो हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। और ऊपर से वहाँ बाहर बैठा हुआ, सजाए आफ्ता, कानून से भागा हुआ, झूठ बोल के गया हुआ, करप्शन के ऊपर पकड़ा हुआ, वो आदमी हमारी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकते। मैं एक आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने हो, उसकी वजह से कई दफा ना करनी पड़ती है। आपको अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा होना पड़ता है। जैसे रूस है, हमारा जो रुपया है, अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचाएंगे तो रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।